हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर पूछे जा सकते हैं और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एल्किल एलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये सीधे लाइन में लिख रखा है कि जो एल्किल एलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ऑप्शन दिया है आपके पास। पहले आर आई मतलब आर आई की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उसके बाद आर बी आर की से कम और उसके बाद आर सी एल की कम। तो जो एनसीईआरटी के अंदर आपको क्रम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर आई, फिर आर बी आर, फिर उसके बाद आर सी एल और उसके बाद आर एफ। ये क्रम दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी के अंदर। आप इससे मैच कर सकते हैं कि अब देखो आर आई यानी जो एल्किल आयोडाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड की क्रियाशीलता, उसके बाद क्लोराइड की क्रियाशीलता। इसमें तीन दिए हुए हैं आपके, तो आप मैच करोगे इन ऑप्शंस में से तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी एल्किल एलाइडों की क्रियाशीलता क्या है कि एल्किल एलाइडों की क्रियाशीलता होती है जो एल्किल आयोडाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, फिर उससे कम होती है एल्किल ब्रोमाइड की, फिर उससे कम होती है एल्किल क्लोराइड की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त एलोजन यौगिक युक्त यौगिक है। यानी शल्य चिकित्सा के अंदर निश्चेतक के रूप में किस एलोजन युक्त यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका क्लोरोक्वीन, ऑप्शन सेकंड है हेलोथेन, ऑप्शन थर्ड है क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन फोर्थ है प्रयोग सभी। तो जो हेलिथोन नामक यौगिक होता है एलोजन युक्त, उसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी खंड अ का मिलान खंड वा से करना है। एक एलाइड है वो होते हैं जिनमें आपका एलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इसमें आप इन चारों ऑप्शंस में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो एलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके जो द्विबंधित कार्बन है उसके निकटवर्ती कार्बन से। तो एलिलिक एलाइड यानी फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। इसमें इनमें आप मैच करोगे तब देख सकते हैं एक ही ऑप्शन के अंदर फर्स्ट में फोर्थ दिया हुआ है आपका। उसके बाद बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड का मतलब है जो आपका हेलोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होता है। तो आप देखोगे तो दूसरे में आपका ऑप्शन मैच होगा, फिर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जो बेंजीन उसके बाद CH2 उसके बाद हेलोजन जुड़ेगा। इस प्रकार आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन मैच हो गए हमारे। तीसरा है बाइनेलिक एलाइड, इसमें जो आपका एलोजन परमाणु है वो किस से जुड़ा होता है, एलोजन परमाणु आपका डायरेक्ट द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। यानी आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है आपके ऑप्शन गा से यानी बाइनेलिक एलाइड से। उसके बाद एरल एलाइड, एरल एलाइड के अंदर जो आपका हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास SO2Cl2, ऑप्शन सेकंड है SOCl2, ऑप्शन थर्ड है POCl3, ऑप्शन फोर्थ है PCl3। तो जो आपका थायोनिल क्लोराइड है उसका सूत्र होता है SOCl2, जो कि आपकी डार्जन अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिक्रिया दी हुई है आपको कि एनिलीन की अभिक्रिया Na2 प्लस HX से 273 से 278 केल्विन पर कराई जाती है तो आपको मिलता है बेंजीन N2X। यानी अब ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सी युक्त अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, डाइएजोटीकरण। तो ये आपकी जो आपकी एनिलीन की अभिक्रिया कराई जा रही है किसके NO2 और HX के साथ, ये आपके होते हैं डाई एजोटीकरण। कौन सी अभिक्रिया होती है, डाई एजोटीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका विन्यास का प्रतीपन पाया जाता है। यानी विन्यास का प्रतीपन कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, तो केवल SN1 अभिक्रिया में, केवल SN2 अभिक्रिया में, SN1 और SN2 दोनों में, और ऑप्शन फोर्थ है बेहाइड्रो हेलोजनीकरण में। बेहाइड्रो हेलोजनीकरण को आप विलोपन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विलोपन भी बोल सकते हैं। तो जो ये पूछ रहा है आपको विन्यास का प्रतिबल किस अभिक्रिया के अंतर्गत होता है,
तो जो आपका विन्यास का प्रतिबंध है वो आपके किस अभिक्रिया के अंदर होता है? केवल SN2 अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया के अंदर होता है? केवल SN2 अभिक्रिया के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि ये क्रम दिया हुआ है, यानी RI, RVR, RCL, RF क्रियाशीलता का उपयुक्त क्रम किस क्रियाविधि से संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि ये क्रम कौन सी क्रियाविधि से संबंधित है? एल्किल हैलाइड में क्रियाशीलता ये क्रम है, कौन सी क्रियाविधि से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है SN1 से, ऑप्शन सेकंड SN2 से, ऑप्शन थर्ड है और वह दोनों से, यानी SN1 SN2 दोनों से, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो आपकी SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया दोनों के लिए यही रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, यानी व दोनों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कायरल यौगिक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कायरल यौगिक वे होते हैं जिन पर उनका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर उनका दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं? कायरल यौगिक। और दूसरी बात, उसके अंदर जो चारों के चारों समूह जुड़े हों वो अलग होने चाहिए, तभी वह कायरल यौगिक होगा। क्योंकि जिसके अंदर चारों के चारों समूह अलग होंगे वही अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करूं मैं, तो देख सकते हैं आपका केंद्रीय कार्बन है, इस पर एक CH3 है, एक Br है और एक है CH2 CH3। ठीक है, लेकिन ये रोटेट हो जाएगा आपका। उसके बाद ये रोटेट करोगे, उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास। अगला ऑप्शन क्या है? CH3 CH2 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 Br। अब इसको केंद्रीय अंक किसको मानोगे? उसके बाद भी आपको क्या मिल जाएगा? एक इसमें मिल जाएगा आपको, ये अध्यारोपित होगा। अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे और उसके बाद 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका अध्यारोपित हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि CH3 यहाँ भी है और Br है और H है। देखो ये डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, उसका मतलब होता है जो आपका बंध है, यानी जो यौगिक है वो कहाँ है? तल से बाहर की ओर। और ये गहरी लाइन से दिखाते हैं, उसका मतलब होता है जो आपका यौगिक है वो कहाँ है? तल के अंदर की ओर। तो इसमें देख सकते हो आप अध्यारोपित हो जाएंगे ये भी एक दूसरे पर। क्यों हो जाएंगे अध्यारोपित? क्योंकि इनमें दोनों परमाणु समान है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात, अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन क्या है? तो इसमें देख सकते हो आप, इसमें सममिति उपस्थित है और सममिति उपस्थित है तो इसमें देखो दोनों समूह समान है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखें हम तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर चारों समूह है। यहाँ पर CH3 है, उसके बाद C2H5 होगा, C2H5 है, उसके बाद Br है और उसके बाद एक हाइड्रोजन, यानी इस पर चारों समूह अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यानी कायरल यौगिक कौन सा है? जिसमें चारों समूह कार्बन से जुड़े हों, अलग होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रैसमिक मिश्रण। ऑप्शन फर्स्ट है समतुल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाता है, ऑप्शन सेकंड है समतुल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाता है, ऑप्शन थर्ड है समतल ध्रुवित प्रकाश को पहले दक्षिणावर्त तत्पश्चात वामावर्त घुमाता है, ऑप्शन फोर्थ है समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाता है। तो जो आपका रैसमिक मिश्रण है वो ना तो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाता है ना ही दक्षिणावर्त घुमाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ये यौगिक दिए हुए हैं आपको CH3 CH2 Br, CH3 का होल थ्राइस Br CBr, उसके बाद CH2 का होल ट्वाइस Br, उसके बाद CH3 Br। उपयुक्त अभिक्रियाओं को की SN1 क्रिया दी थी उस क्रियाशीलता का सही क्रम। अब आपको बताया कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, क्या होगा आपका? जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो सबसे अधिक SN1 देता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब आप इस वाले यौगिक को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कार्बन, उसके बाद CH3, उसके बाद एक और CH3, उसके बाद एक और CH3 और यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है। यानी जो अब जो आपका जो कार्बन है जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो क्या है? आपका एक 3 डिग्री कार्बन है। और इससे अगर देखोगे आप तो यहाँ से बंध तोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। इसलिए जो 3 डिग्री यौगिक के मतलब 3 डिग्री हेलोजन यौगिक हेलोजन होते हैं वो क्या देते हैं? SN1 क्रियाविधि अधिक देते हैं। उसके बाद इस वाले यौगिक को देखोगे आप तो ये वाला इस प्रकार है कुछ आपका CH3 CH2
H और ये Br। इसमें देख सकते हो आप, ये क्या है आपका, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो पहले तो आ जाएगा आपका कौन सा, सेकंड, उसके बाद आपका थर्ड, और उसके बाद आपका 1, और उसके बाद फोर्थ, यानी इस ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जो फ्रियोन 12 है उसका सूत्र बताना है। तो देखो फ्रियोन के अगर नामकरण करते हो तो आपको पता होना चाहिए, फ्रियोन अगर आप फ्रियोन का नामकरण कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, फ्रियोन का नामकरण होता है फ्रियोन X, Y, Z। इस प्रकार फ्रियोन का नामकरण होता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, X का मतलब होता है कार्बन की संख्या से एक कम, Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, और Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्याएं। ठीक है, ये होता है XYZ का मतलब। अब आप इसको सूत्र निकालना है तो इसको देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हमें दिया कितना है यहाँ पर, फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 यानी इसको मैं 0 12 भी लिख सकता हूँ। अब यानी जो आपका कार्बन है वो कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं होने का मतलब क्या निकल के आता है आपका, कि कार्बन की संख्या में से एक कम किया होगा तभी तो 0 आए। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी आ गई, एक, कितनी आ गई, एक। उसके बाद आप देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने नहीं लिखा है ना, एक। अब देखो 0, अब ये तो आ गई। उसके बाद हाइड्रोजन एक लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ, एक, यानी यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इसके अंदर, क्या कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका एक। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा आपका क्या, दो, दो यानी इसमें क्या है, फ्लोरीन। अब उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी संयोजकता किससे पूर्ति होगी, तो ये जो फ्रियोन होते हैं वो आपके एल्किन, वो मेथिन और एथेन के फ्रियोन होते हैं, यानी मेथन एथन के क्लोरोफ्लोरो, तो क्लोरीन या फ्लोरीन से, फ्लोरीन तो इसके अंदर दो हैं, लेकिन फ्लोरीन जो फ्लोरीन है उसके अंदर दो हैं, और क्लोरीन कितनी हो जाएंगी, दो, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट है CF2Cl2 CF3Cl, उसके बाद है CFCl3, उसके बाद क्या है आपका CFCl3, उसके बाद CHF2Cl। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वो हमारे सूत्र से मैच होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस बनाता है, वह है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CO2 या HCl। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन से विक्रिया करके फॉस्जीन नामक गैस बनाता है, जिसका सूत्र होता है COCl2, जो कि आपको क्या करती है, इसकी वजह से ये गैस क्या होती है, अत्यधिक विषैली होती है, जिससे कि व्यक्ति का जिससे व्यक्ति आपका क्या हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है टर्सरी यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम। तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी जो ब्रोमाइड है वो किस कार्बन पर जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन पर। अगर हम बात करें इस प्रकार तो आप देख सकते हो कि ये आपका ब्यूटिल का मतलब होता है आपके कितने कार्बन, 4 कार्बन। ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। ये इस प्रकार का समूह आप अब देख सकते हो कि जैसे ही आप इसका कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो क्या हो जाएगा, Br। अब Br कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर, तो 2 ब्रोमो, क्या 2 ब्रोमो। अब देखो आप 2 ब्रोमो कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 पे मेथिल है, अब देखो मेथिल किसमें, 2 ब्रोमो, 2 डाई मेथिल, यहाँ पर डाई मेथिल है क्या, नहीं है, तो अब देख सकते हो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, कितने कार्बन, 1 2 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, निम्न एलाइडों में एलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण के साथ सम्मिलित करें। अब ये कौन सा है आपका, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है आपका, सिग्मा बंधुओं की संख्या गिन लो आप, और ये कितना, एक सिग्मा और ये दो दूसरा, यानी आपका जो इसका संकरण निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप देख सकते हो कि sp2, कौन सा निकल के आएगा, sp2। और आपको पता भी है कि sp2 के नीचे क्या लिखा है, बाइनिल क्लोराइड, यानी जो आपका हेलोजन परमाणु यानी क्लोराइड है वो कहाँ पर जुड़ा है, डायरेक्ट द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, बाइनिल क्लोराइड, यानी पहले के अंदर कौन सा है आपका A। देखो पहले के अंदर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A नहीं है, कोई भी मैच नहीं हो रहा। उसके बाद देखोगे अब उसके बाद क्या है, C6H5CH2Cl, यानी बेंजीन वाले से कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से आपका एलोजन परमाणु जुड़ा है, और इसको पता है आपको क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड। यानी देखो ऑप्शन ए का फर्स्ट और B का सेकंड। अब ये कौन सा है आपका, एलिलिक ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें
जो आपका ब्रोमाइड है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपके द्विबंधित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा एलिल ब्रोमाइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है CH2Cl2, CH3Cl, CCl4, CHCl3। तो जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो अग्निशामक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सा, जो आपका क्या है CCl4। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक कार्बन एलोजन CX आवंत लंबाई वाला यौगिक है CH3Cl2, CH3Cl, CH3Br, CH3 तो जिसका आकार बड़ा होगा उसके अंदर सर्वाधिक एलोजन यानी CX बंधन लंबाई भी अधिक होती है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर, यानी मेथिल आयोडाइड के अंदर जो आपका CX बंध है वो अधिक लंबाई का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं आप, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि दिए गए विकल्पों से कौन सा एल्किल हैलाइड ऐसा अभिक्रिया तीव्रता से देगा। अभी मैंने बताया था जो 3 डिग्री होगा, आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, अब ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये वाला दिखाई दे रहा है आपको कितना डिग्री है, 2 डिग्री। कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक क्लोरम्फेनिकोल खाली जगह के इलाज में प्रभावी है, यानी जो क्लोरीन युक्त क्लोरम्फेनिकोल यौगिक है वो किसके इलाज में आपका प्रभावी है। तो अगर इसके इलाज की बात करें तो ये आपके किस जो आंत्र ज्वर जिसे आप टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड के ज्वर में ये क्या है, प्रभावी है। अगला प्रश्न है आपका ल्यूकास अभिकर्मक खाली जगह होता है जो खाली जगह में विविध प्रयुक्त करता है। तो जो आपका ल्यूकास अभिकर्म है वो सांद्र HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है जो कि एल्कोहलों के अंदर क्या करता है, विभेद करता है। क्योंकि जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है वो तुरंत मिल्कीनेस दे देता है, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में देता है, लेकिन 1 डिग्री को गर्म करना पड़ता है तब जाकर ये आपका ल्यूकास अभिकर्म का परीक्षण यानी मिल्कीनेस देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका रैसमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन का मान खाली जगह होता है। तो रैसमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन का मान 0 होता है, क्योंकि जो रैसमिक मिश्रण है वो किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपका वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग फ्रेयॉन के प्रशीतक खाली जगह बनाने में किया जाता है। तो वर्तमान में जो क्लोरोफॉर्म है उसका R22 प्रशीतक बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती खाली जगह बनता है। तो SN1 अभिक्रिया के अंदर जो आपका मध्यवर्ती बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन पर संकरण होता है। हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp3। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका कोई रिएक्शन दे रखी है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड लिख कर दिया हुआ है। क्या लिख कर दिया है, परऑक्साइड। अब आपको पता है कि परऑक्साइड की उपस्थिति में आपका एंटी मार्कोनी रूल यानी एंटी मार्कोनी का AMKR रूल लगता है। AMKR रूल क्या कहता है कि जो आपका ऋणात्मक भाग है वो द्विबंधित उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया के अंतर्गत कि जहाँ यहाँ पर द्विबंधित कार्बन पर कौन से द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, एक तो देखो ये द्विबंधित कार्बन है, एक दूसरा ये। अब दोनों में देखोगे तो अब इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर 2, जो आपका Br है वो कहाँ जुड़ेगा, CH2 के पास। इस प्रकार ये आपका उत्पाद बन के आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका आयोडोफॉर्म का प्रतिरोधी गुण उसके द्वारा मुक्त हुई खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त हुई आयोडीन के कारण। किसके कारण होता है, मुक्त हुई आयोडीन के कारण। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को खाली जगह कहते हैं असममित कार्बन या त्रिविम केंद्र। यानी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी अगर अलग अलग हैं तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, हम ऐसे कार्बन को कहते हैं असममित कार्बन या त्रिविम केंद्र। अगला प्रश्न है आपका CCl3F का फ्रीऑन पद्धति में नाम है। CCl3F। अब देखो CCl3F में अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की संख्या से एक कम लिखते हैं, यानी एक कार्बन एक में से एक गया 0, यानी ये लिखा नहीं 0। उसके बाद क्लोरीन से हमें कोई मतलब नहीं, फ्लोरीन। अब देखो हाइड्रोजन की बात आती है तो हाइड्रोजन +1 होता है, नहीं हो तब भी +1 होता है, तो ये क्या हो जाए 1। उसके बाद फ्लोरीन कितनी हमारे पास 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रीऑन 11।
या फिर फ्रीऑन 011 भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोकैटायन में कार्बन का संकरण खाली जगह होता है। तो कार्बन है ना, कार्बोकैटायन में जो आपका कार्बन का संकरण है वो क्या होता है, sp2 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ग्रिग्नियर अभिकर्मक यानी RMGX एक यौगिक है, यानी RMGX कैसा यौगिक है, तो वह आपका कैसा है, कार्बधात्विक यौगिक। अब कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें धातु सीधे ही कार्बन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, विलोपन अभिक्रिया बेहाइड्रो हैलोजनीकरण में आवश्यक विशिष्ट अभिक्रमक खाली जगह, यानी विलोपन अभिक्रिया के अंदर कौन सा अभिक्रमक यूज में लिया जाता है, तो विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत आपका एल्कोहलिक KOH, कौन सा, एल्कोहलिक KOH काम में लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का UPSC नाम है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी आइसोप्रोपिल क्लोराइड की अगर हम संरचना बनाएं तो आपकी संरचना बनकर आएगी CH3, ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। आपका देखो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी जो जो आपका आइसो वर्ड आता है, वो आइसो वर्ड जब आता है जो कोई क्रियात्मक समूह उसके अंतिम कार्बन के दूसरे कार्बन पर जुड़ा होता है। अगर इसका आप नाम बनाओगे तब आएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या आएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, एंड 2 क्लोरो लगा हुआ है, उसके बाद 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या नाम बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, एल्किल एलाइड प्रमुखता से खाली जगह अभिक्रिया पर दर्शाते हैं। तो जो एल्किल एलाइड होते हैं वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया एलाइड प्रमुख तरीके से दर्शाते हैं। ये होते हैं आपके यहाँ पर इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।